दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी ने एक सेमिनार का आयोजन किया था। विषय था कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट। इस इवेंट में एक सेशन में बतौर स्पीकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक छात्र को बुलाया गया था। तारीख 2017 की थी। देश में 3 साल पहले सरकार बदल चुकी थी। 10 साल के कांग्रेस राज को बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ बदल दिया था और जिस समय यह इवेंट हो रहा था तब तक लगभग हर भारतीय की जुबान पर जेएनयू के साथ कोई ना कोई संज्ञा अनायास ही जुड़ जाती थी। कोई कहता देशद्रोही हैं, कोई कहता क्रांतिकारी हैं। इसकी वजह ना चाहते हुए भी ये छात्र था जिसे रामजस के इवेंट के लिए बुलाया गया था। इवेंट शुरू होता इससे पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। दक्षिणपंथी और वामपंथी छात्र आपस में भिड़े, मारपीट भी हुई। कुछ टीचर्स ने आरोप लगाए कि पत्थरबाजी भी हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के तब के अध्यक्ष अमित तंवर ने कहा था कि इन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं, हम इन्हें डीयू में कैसे बोलने दे सकते हैं। और रामजस के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद ने इस सेशन को कैंसिल कर दिया। 13 अगस्त 2018 जिस छात्र का विरोध रामजस में हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा था, राष्ट्रपति भवन और संसद से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर। अपने दोस्तों के साथ चाय पीकर क्लब के अंदर जा रहा था एक इवेंट में हिस्सा लेने। तभी एक आदमी आया, उसने बंदूक निकाली और इस छात्र पर चलाने की कोशिश की, मगर गोली उसे लगी नहीं। ये छात्र बच गया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बाद में कहा था कि आप लकी थे कि उसकी बंदूक अटक गई। 2 आरोपी एक हफ्ते बाद हरियाणा से गिरफ्तार किए गए थे। हमले के बाद एक वीडियो में आरोपियों ने कहा था कि यह देश को स्वतंत्रता दिवस का गिफ्ट था। सितंबर 2020 अब तक राजद्रोह का मुकदमा, हत्या की कोशिश और एंटी नेशनल के टैग्स के साथ जीते हुए इस छात्र को लगभग 5 साल बीत चुके थे। ये छात्र अपने दोस्त के घर के एक कमरे में बैठा था। अपना 33वां जन्मदिन मना चुका था। बेचैनी से सिगरेट पी रहा था। पहले 1, फिर 2, फिर 3। इसके बाद सोफे पर बैठा, कैमरा ऑन हुआ और इस छात्र ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगले दिन 13 सितंबर को सैयद उमर खालिद को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेएनयू से पीएचडी कर रहे उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ था। उमर पर आरोप था कि उन्होंने 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे को भड़काने की साजिश रची थी। आरोप था कि उन्होंने ऐसे भाषण दिए, ऐसी बातें की जिससे दिल्ली में दंगा भड़का और 50 से ज्यादा लोग मारे गए। बीते 5 सालों से उमर को देशद्रोही, आतंकवादी कहने वालों की सोच को अब एक आधिकारिक सनद मिल चुकी थी। जेएनयू और उमर का विरोध करने वाले खुश थे कि जो वो सोचते थे अब वही जांच एजेंसियां भी सोच रही थीं। 2020 की 13 सितंबर से आज तक 1947 दिन बीत चुके हैं और उमर खालिद जेल में हैं। ये सोचा जा सकता है कि दंगा भड़काया तो जेल तो होनी ही चाहिए, मगर उमर आज भी आरोपी ही हैं, दोषी नहीं हैं। उमर के बारे में छपने वाली तमाम खबरों, तमाम वीडियो रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है, अ जेएनयू स्कॉलर हु इज इन जेल विदाउट बेल और ट्रायल। इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ है। देश ने 2 साल तक कोरोना की महामारी झेली। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी हुई और 2 दशक तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की हार हुई। और इन 5 सालों में कम से कम 14 बार उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हुई। आखिरी बार तब जब 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन पर लगे आरोपों में दम है और अगले 1 साल तक वो अपील नहीं कर पाएंगे। तो आज बात करेंगे कि इन मुकदमों, इन आरोपों, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल के टैग्स के पीछे का आदमी उमर खालिद दरअसल है कौन। जामिया नगर में पैदा हुआ ये लड़का, डीयू जेएनयू का पढ़ा ये लड़का तिहाड़ कैसे पहुंचा। बात उस उमर खालिद की करेंगे जिसके माँ बाप का कहना है कि उसने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया क्योंकि उसे भारत छोड़कर कभी जाना ही नहीं था। और बात उस उमर खालिद की भी जिस पर 12 पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ तार जुड़े होने के आरोप लगे हैं। बताएंगे आपको उमर खालिद के पिता की न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात के बारे में। और ये भी जानेंगे कि जो शख्स दिल्ली दंगों के वक्त दिल्ली में था ही नहीं, उस पर दंगे में साजिश करने के आरोप क्यों लगे और वो तिहाड़ जेल का कैदी नंबर 626710 कैसे बन गया। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लगभग 3 दिन तक चले इन दंगों में सैकड़ों लोग घायल हुए, 53 लोगों की मौत हुई। दंगों के बैकग्राउंड में था पिछले 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहा एक आंदोलन था नागरिकता संशोधन अधिनियम
और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के खिलाफ। आसान भाषा में कहें तो ये था NTCAA NRC आंदोलन। ये एक कानून था जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जानी थी। तमाम मुस्लिम संगठनों ने कहा कि CAA और NRC के जरिए उनकी नागरिकता को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली की दर्जनों प्रोटेस्ट साइट्स में से एक था उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने वाले सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। दिल्ली दंगे की शुरुआत इसी प्रोटेस्ट साइट के आसपास से हुई थी, जो बढ़ते हुए मौजपुर, सीलमपुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाकी इलाकों तक फैलती गई। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के दौरे पर थे। 6 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की लार्जर कॉन्स्पिरेसी की एक FIR दर्ज की, जिसमें 20 लोगों को नामजद किया गया। इन्हीं में उमर खालिद, शर्जील इमाम, नताशा नारवाल, देवांगना कलीता, गुलफिशा फातिमा, शिफा और रहमान और बाकी लोगों के नाम थे। इस केस में उमर खालिद से अगस्त 2020 में पूछताछ शुरू की गई। द इंटरसेप्ट के लिए सोनिया फरेरो लिखती हैं, अगस्त में उमर को दिल्ली पुलिस से एक फोन आया। ये एक समन था कि उन्हें दंगों की जांच में पुलिस की मदद करनी है, मगर उमर को पता था कि उनका वक्त आ चुका है। उमर का वक्त आ चुका है ये उन्हें इसलिए लगा था क्योंकि बीते 4-5 महीनों में दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में कई छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका था। अगले कुछ हफ्तों तक उमर को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया और फिर आया 13 सितंबर, जब उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों ने इसे दिल्ली पुलिस का विच हंट बताया था, लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया था और उमर का समर्थन करने वालों को कहा था कि ये देश विरोधी लोग हैं। 14 सितंबर 2020 को अभी की दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा था, अफजल, बुरहान वानी, हाफिज सईद, दाऊद, याकूब मेनन के साथ खड़े होने वाले लोग आज उमर खालिद के साथ खड़े हैं। कातिल, आतंकी, हत्यारे, इस्लामिक आतंकियों के पक्ष में खड़े होने वाले ये घिनौने बॉलीवुड स्टार, पत्रकार, नेता, रोते रहो, भारत इस्लामिक आतंकवाद से ना हारा है ना हारेगा। दिल्ली दंगों के मामलों में कुल 751 FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप कपिल मिश्रा के उस भाषण पर भी लगे थे जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक चेतावनी दी थी। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। भारत माता की जय, माता की जय, कपिल मिश्रा के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 751 FIR में से एक में भी उनका नाम नहीं है और वो उनसे पूछताछ कर चुकी है। मगर नवंबर 2025 में कपिल मिश्रा के रोल की फिर से जांच करने के आदेश भी दिए गए थे। उमर खालिद की गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर उनका एक वीडियो शेयर किया गया। 2 मार्च 2020 को बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने यह वीडियो ट्वीट किया था। वीडियो में उमर बोल रहे थे, हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान की देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के अवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हो, कभी मायूस मत होइएगा। अमित मालवीय ने लिखा था, उमर खालिद जो पहले से ही राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मुस्लिम श्रोताओं से ट्रंप के 24 तारीख को भारत आने पर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की अपील की। क्या दिल्ली में हुई हिंसा को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हफ्तों पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया था? पर जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, उमर खालिद के वकीलों ने यह कहा कि जो हिस्सा अमित मालवीय ने शेयर किया था वो भाषण का अधूरा हिस्सा था। उमर खालिद जनता को हिंसक होने के लिए नहीं बल्कि गांधीवादी आदर्शों को अपनाने की बात
कह रहे थे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। उमर की किस बात का क्या मतलब था, इसका फैसला अब अदालत के हाथ में है। लेकिन उमर अमरावती में क्या कह रहे थे उसका संदर्भ हम आपको जरूर दे सकते हैं, और उसके लिए आपको जानना होगा उमर खालिद को। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके के जामिया नगर में 1987 में सैयद कासिम रसूल इलियास और सबीहा खानम के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। नाम मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के तर्ज पर उमर खालिद रखा गया। उमर का जीवन इसी इलाके में बीता, यहीं वो बड़े हुए। लोधी स्टेट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई की। 2008 में उमर खालिद दिल्ली में थे। बटला हाउस इलाका उनके घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 बम धमाके हुए थे, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश के इलाकों में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मुजाहिदीन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस को एक टिप मिली कि आतंकवादी बटला हाउस के एक फ्लैट में छुपे हैं। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी टीम लेकर बटला हाउस के उस फ्लैट के बाहर पहुंचे और वहां हुई एक गन फाइट। इस एनकाउंटर में 2 लोग, मोहम्मद आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद की मौत हुई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इन्हें आतंकी बताया गया था। इसके साथ ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी इस एनकाउंटर में मौत हुई थी। सोनिया फरेरो को दिए एक इंटरव्यू में उमर खालिद की मां सबीहा खानम बताती हैं कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद उमर खालिद दुखी थे। सबीहा कहती हैं, मैं रसोई में थी, वो आया और उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा। मैंने देखा कि इस अन्याय से वो किस कदर दुखी था। वो बार बार कहता रहा कि उसे उन दोनों छात्रों के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। बटला हाउस एनकाउंटर के कुछ महीनों बाद 2009 आया। 2009 में पृथा की उमर खालिद से मुलाकात हुई। पृथा उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में पढ़ती थी। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार भी रही। पृथा को अपने कुछ साथियों के साथ एक फिल्म बनानी थी। फिल्म का नाम था दी अदर, और इसमें उमर खालिद ने अपनी जामिया नगर की छत पर खड़े होकर इंटरव्यू दिया था। उमर ने इसमें कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद से उनके इलाके में ऑटो वाले नहीं आते, वाईफाई नहीं लगाए जाते, पिज्जा डिलीवर करने वाले नहीं आते। ये शायद उमर का पहला वीडियो इंटरव्यू था जो इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में रिलीज किया था, तब जब उमर खालिद फेमस हो चुके थे। 2016 के एक आर्टिकल में पृथा लिखती हैं कि उमर ने उनसे कहा था कि आप मुझे क्यों चुन रही हैं, आई एम हार्डली अ मुस्लिम, मतलब मैं उतना पक्का मुसलमान भी नहीं हूं जितना आप खोज रही हैं। आप जामिया के लड़कों से बात कीजिए। मगर पृथा ने उमर को ही अपना केस स्टडी बनाया था। मैं तो उतना मुसलमान भी नहीं हूं। यह सिर्फ एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट को कहा गया वाक्य नहीं था, बल्कि ये वो वाक्य था जिसे उमर के माँ बाप और परिवार वालों ने कई बार दोहराया है। उमर के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास कहते हैं कि उमर ने रोज़ा नमाज तक पर सवाल उठाए हैं, वो कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं रहे हैं। जो आरोप उमर खालिद पर लगते हैं उसकी बुनियाद में उनके पिता का नाम भी अक्सर आता है। तो अब बात उनके माता पिता की कि उमर खालिद के माँ बाप हैं कौन। सैयद कासिम रसूल इलियास और सबीहा खानम की मुलाकात 1970 के दशक के बीतते सालों के दौरान हुई थी। ये दोनों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सिमी के सदस्य थे। सिमी का गठन 1977 में हुआ था। ये जमाते इस्लामी हिंद का छात्र विंग था, मगर बाद में जमात ने इसे खुद से अलग कर लिया क्योंकि सिमी के विचार चरमपंथ की ओर बढ़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सिमी का मकसद भारत की आज़ादी, लिबरेशन ऑफ इंडिया था और भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने का मकसद था। सैयद कासिम रसूल इलियास ने केमिस्ट्री से पीएचडी की है। 1980 में वो सिमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और सबीहा खानम दिल्ली की महिला विंग की अध्यक्ष थी। मीडिया पोर्टल्स को दिए इंटरव्यूज के अनुसार बाद में दोनों ने सिमी छोड़ दिया था। 1985 में रसूल इलियास मीडिया जगत में आ गए और सबीहा खानम ने अपना एक बुटीक खोल लिया। 2001 में हुए 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने कई इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था और इसी कड़ी में भारत ने भी सिमी पर बैन लगा दिया था। सिमी को यूएपीए की धारा 3 के तहत एक गैर कानूनी संगठन बताया गया था। सैयद कासिम रसूल इलियास ने शायद ही कभी सोचा हो कि वो जिस संगठन का हिस्सा रहे और उसे जिस कानून के तहत बैन किया गया
उसी कानून के तहत उनका बेटा भी 5 साल तक तिहाड़ जेल में रहेगा। सैयद कासिम रसूल इलियास मौजूदा वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उमर खालिद की जिस अमरावती वाली स्पीच को लेकर उन पर दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप लगे हैं, वो भाषण भी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ही एक सभा में दिया गया था। किरोड़ीमल कॉलेज के बाद उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, एमफिल में एडमिशन लिया। उनकी पीएचडी झारखंड के आदिवासी समुदाय पर है। थीसिस का टाइटल है कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स एंड कंटिजेंसीज ऑफ रूल, सिंहभूम 1800 से 2000। अब बात जेएनयू की उस रात की जिसने न सिर्फ उमर खालिद को देश का सबसे मशहूर लेकिन मोस्ट हेटेड मुस्लिम छात्र बना दिया, बल्कि जेएनयू को भी व्हाट्सएप मैसेज से लेकर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स और गली मोहल्लों की कॉन्वर्सेशन में एक विवादित यूनिवर्सिटी बना दिया था। जेएनयू आने के बाद उमर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हुए और खुद को नास्तिक कहते थे। उनकी बहन ने भी एक बार कहा था कि उमर खुदा पर भी सवाल उठाते थे। 9 फरवरी 2016 का दिन था। 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु की फांसी को 3 साल हो चुके थे। अफजल की फांसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से कन्फर्म हुई थी। इसके बाद उसकी दया याचिका पर भी विचार हुआ था और अंततः वो रिजेक्ट हो गई थी। तो एजेंसियां और प्रशासन इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, लेकिन एक तबके का मत ये था कि अफजल को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इन्होंने अफजल की फांसी को जुडिशियल किलिंग तक कह दिया था। इनमें से वो छात्र भी थे जिन्होंने 9 फरवरी 2016 को एक इवेंट अफजल गुरु की याद में ऑर्गेनाइज किया था। कहा जाता है कि ये इवेंट हर साल होता था, मगर उस साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध किया। आरोप लगाए गए कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई है, भारत को तोड़ने की बात कही गई है। अगले दिन जेएनयू प्रशासन ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर शट डाउन जेएनयू ट्रेंड करने लगा। और 10 फरवरी की रात को हर टीवी चैनल की प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा यही था कि अफजल गुरु को श्रद्धांजलि क्यों दी गई, क्या जेएनयू देश विरोधी ताकतों का गढ़ है। इसी 10 फरवरी को उमर खालिद एक प्राइम टाइम डिबेट के पैनल पर बैठे थे, अपना पक्ष रख रहे थे और एक एंकर उन पर लगभग चीख रहे थे। इसी बीच एंकर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी छाप उमर खालिद की इमेज पर आज तक है। कहा कि मैं आपको एंटी नेशनल कहता हूं। एंटी नेशनल ये शब्द एक टीवी डिबेट की स्क्रीन से निकलकर देश भर में ऐसा गूंजा कि उसकी गूंज आज तक शांत नहीं हुई है। उमर खालिद को देश विरोधी कहा जा चुका था और इसके बाद उमर खालिद के बारे में तमाम बातें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर चलने लगी। एक टीवी चैनल ने एक रिपोर्ट चलाई और कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि उमर खालिद के जैश ए मोहम्मद से तार जुड़े थे। 2021 में सरकार ने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की थी जो कहती हो कि उमर खालिद के जैश ए मोहम्मद से लिंक थे। इसी बीच एक ट्वीट वायरल हुआ। अकाउंट का नाम था हफीज सईद, HAFEEZSAEED। इस ट्वीट में जेएनयू के छात्रों को अपना समर्थन देने की बात कही गई थी। देखने पर ऐसा ही लगता था कि यह ट्वीट लश्कर के चीफ आतंकी हाफिज सईद ने किया था और सिर्फ आम जनता ने नहीं बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर एक बयान दिया। कहा कि हाफिज सईद ने जेएनयू छात्रों का समर्थन किया है। बाद में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया था कि उनके पास इसके कोई सबूत नहीं थे कि ये ट्वीट हाफिज सईद ने किया था। बाद में इस अकाउंट को डिलीट भी कर दिया गया था ट्विटर से। उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बान भट्टाचार्य पर सिडिशन यानी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले कन्हैया कुमार 12 फरवरी को गिरफ्तार किए गए और 23 फरवरी को उमर खालिद और अनिर्बान को गिरफ्तार किया गया। उमर खालिद और अनिर्बान को 9 मार्च 2016 को जमानत दी गई थी। जमानत के बाद उमर जेएनयू वापस आए, फ्रीडम स्क्वायर पर खड़े होकर भाषण भी दिया। जब उमर जेल में थे तब कई बार ये कहा गया था कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। सिडिशन के केस में अगस्त 2016 में तीनों को रेगुलर बेल दी गई थी। 2016 के बाद 2017 में उमर खालिद का रामजस कॉलेज में इवेंट होना था, जिसे एबीवीपी के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया और फिर 2018 में उन पर गोली भी चलाई गई थी। उमर को जान से मारने वाली धमकियां अब बस फोन कॉल तक सीमित नहीं थीं, अब प्रत्यक्ष हमला भी हो चुका था। उमर की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिड़ी और उनके दोस्त बताते हैं कि इसके बाद से उमर ने अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सिडिशन यानी राजद्रोह के कानून पर रोक लगाई थी और सरकार से कहा था कि जब तक कानून के खिलाफ सारी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती, कोई भी नया केस इस कानून के तहत दर्ज न किया जाए। इस बीच 2018 में उमर खालिद ने जेएनयू प्रशासन पर आरोप लगाए कि उनकी पीएचडी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद उनकी पीएचडी सबमिट हुई।
उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के संगठन के साथ कई सेमिनार में भाग ले रहे थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के पैनल्स पर जा रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे और इस सब के बीच उनकी आलोचना भी हो रही थी। अब आया साल 2019 का। साल के अंत तक देश में एंटी सीएए एनआरसी का आंदोलन अपने चरम पर था। दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुस चुकी थी, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था और प्रोटेस्ट पर सवाल भी उठ रहे थे। बीजेपी कई बार कह चुकी थी कि कानून नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का है। सड़क घेरने को लेकर सवाल उठ रहे थे। प्रोटेस्ट साइट्स को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा था, मगर दिल्ली और देश भर में कई प्रोटेस्ट साइट्स बन चुके थे। और इस सब के बीच उमर खालिद भी थे, जो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक 50 से ज्यादा प्रोटेस्ट साइट्स पर जाकर भाषण दे चुके थे और इन भाषणों में होता था बीजेपी सरकार का विरोध। 27 दिसंबर 2019 को मुंबई के एक भाषण में उमर ने कहा था, हमें आज़ादी के 72 साल बाद भी अपनी देशभक्ति साबित करने को कहा जाता है। हम भारतीय बाई चांस नहीं हैं, हम भारतीय बाई चॉइस हैं। फरवरी 2020 में जब दंगे भड़के और सितंबर 2020 में उमर खालिद गिरफ्तार हुए, तब से लेकर आज तक 1900 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। इस दौरान अदालतों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बीच क्या क्या हुआ है, अब ये जान लेते हैं। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार करने के बाद अक्टूबर 2020 में उन पर एक और मामला दर्ज हुआ। यह था आगजनी का मामला। नवंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की गई और उमर खालिद पर अपने बयानों से दंगा भड़काने, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दंगों की प्लानिंग करने के आरोप लगाए गए। अप्रैल 2021 में खालिद को आगजनी के मामले में सेशंस कोर्ट से जमानत मिली, मगर दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश के मामले में वो जेल में ही रहे। जुलाई 2021 में उमर खालिद ने जमानत की अपील की। अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच सेशन कोर्ट में उनकी बेल याचिका पर 8 महीने तक सुनवाई चली भी। उमर खालिद के वकीलों ने कहा था कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, मगर सरकारी वकीलों का कहना था कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज आए थे उनसे ये साबित होता है कि उनका मकसद सरकार को घुटनों पर लाना था। 24 मार्च 2022 को उमर खालिद की बेल याचिका खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत का कहना था कि उमर 2020 दिल्ली दंगों की प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। 22 अप्रैल 2022 को उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली। एक हफ्ते बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो उमर और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करेंगे। 23 मई 2022 से उमर खालिद की याचिका पर रेगुलर सुनवाई होनी शुरू भी हुई। 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनेश भटनागर ने कहा कि चार्जशीट में यूएपीए के तहत उमर खालिद आपराधिक साजिश और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के प्रथम दृष्टया सबूत मिलते हैं। 12 दिसंबर 2022 को उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली, पर इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपने परिवारों और रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से मिल सकते थे। 6 अप्रैल 2023 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली और अक्टूबर 2022 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार से उमर की याचिका पर 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। इसके बाद जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 बार सुनवाई टली। इसकी वजह कभी ये रही कि वकीलों ने ज्यादा समय मांगा, कभी जज बदले गए। जनवरी 2024 में 10, 24 और 31 तारीख को उमर खालिद की सुनवाई इस वजह से टली क्योंकि जज मौजूद नहीं थे। 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। अब तक उनकी सुनवाई 13 बार टल चुकी थी। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हालात में बदलाव आ गए थे। इसके बाद मार्च में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका डाली गई। मई में यह याचिका खारिज हो गई। इस दौरान दिसंबर में फिर उमर खालिद 7 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए, इस बार भी एक शादी में शामिल होने के लिए। 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली दंगे कोई आम आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कड़े शब्दों में कहा था कि जो दंगे 53 लोगों की मौत की वजह बने, उसकी पूरी साजिश रची गई थी। उमर खालिद उस साजिश में शामिल थे और अंततः ये लोग सरकार बदलना चाहते थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, ये एक अच्छी तरह से सोची समझी, तैयार की गई, व्यवस्थित और पहले से योजना बनाकर किया गया दंगा था। उनका कहना था कि हिंसा से पहले दिए गए एक के बाद एक भाषणों से पता चलता है
कि ये सिर्फ कानून के खिलाफ विरोध जताना नहीं था, बल्कि समुदायों को बांटने की एक सोची समझी कोशिश थी। इस दौरान तुषार मेहता ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का भी खंडन किया था जिनमें कहा जा रहा था कि आरोपियों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है या उन्हें असाधारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। तुषार मेहता ने कहा था कि मुकदमे में हो रही देरी उनकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि आरोपियों ने बार बार आवेदन और याचिकाएं डाली, जिससे निचली अदालतों में मामला धीमा पड़ गया। इस बीच कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से कहा था कि उनके अमरावती वाले भाषण में गांधीवादी बातें की गई थी। भाषण कोर्ट में सुनाया भी गया। कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल किया कि दिल्ली दंगे की 751 एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उमर खालिद का नाम सिर्फ एक में क्यों है? और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि दिल्ली दंगे के दौरान उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं, तो वो दंगे के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? दिसंबर 2025 में भी उमर खालिद जमानत पर बाहर आए थे एक शादी में शामिल होने के लिए, और 5 जनवरी को उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ये सब तारीखें, ये सारी सुनवाई उमर खालिद को जमानत मिले या ना मिले इसको लेकर हुई हैं। जिस केस में उमर जेल में है उसमें अभी तक ट्रायल यानी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है। उमर के दोस्तों का कहना है कि उनमें से कोई ना कोई हर हफ्ते उनसे मिलने जरूर जाता है। उनका कैदी नंबर 626710 है। उनके दोस्त बताते हैं कि जेल में उमर ने कम से कम 200 किताबें पढ़ ली हैं। इस दौरान उमर खालिद ने कई बार जेल से खत भी लिखे। जुलाई 2025 में लिखे एक खत में उन्होंने लिखा था, जेल में उम्मीद की लौ जलाए रखना आसान नहीं है। उमर के दोस्त बताते हैं कि उमर ने उनसे कहा है कि अगर वो लोग उनके समर्थन में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी के अखबारों में नहीं बल्कि हिंदी के अखबारों में लिखें, क्योंकि हिंदी के अखबार ही जेल में ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। उमर की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिरी ने 5 जनवरी को ये सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा था, उमर ने कहा मैं खुश हूं, बाकी सबको बेल मिल गई। बानो ज्योत्सना ने कहा मैं मुलाकात के लिए आऊंगी। उमर ने कहा था, आना अब यही जिंदगी है। तो ये तो कहानी थी कानूनी लड़ाई की। उमर खालिद 5 साल से जेल में है। इस दौरान उमर खालिद के बारे में कई बयान दिए गए। कई पत्रकारों, लेखकों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिना ट्रायल के जेल में बंद रहना मानवाधिकार का हनन है और उमर खालिद के साथ ज्यादती हो रही है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने उमर के समर्थन में भी पोस्ट लिखे हैं। इस दौरान न्यूयॉर्क के नए नवेले मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की और उनके लिए एक खत भी लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे खुद पर हावी ना होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके माता पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र लिखकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता भी जाहिर की थी। जोहरान के इस खत का भारत में विरोध हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। उमर की बेल याचिका खारिज होने पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि उमर और शर्जील को जमानत न मिलना चिंता पैदा करने वाले सवाल खड़े करता है। उनके मामले में अदालत का मौजूदा नजरिया ऐसा लगता है कि जेल में बीता हुआ समय अभी भी काफी नहीं है और मुकदमे में हो रही देरी अभी तक चौंकाने वाली या असंवैधानिक नहीं मानी जा रही है। इस सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने उमर खालिद पर कोई बयान जारी नहीं किया है और इस दौरान उमर पर लगे आरोप, सोशल मीडिया पर उमर के वो वीडियो भी खूब शेयर किए जाते हैं जिसमें कश्मीर के बारे में वो कहते हैं कि भारत ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो ट्वीट्स भी चलते हैं जिनमें अफजल गुरु, बुरहान वानी जैसे लोगों का समर्थन किया गया है और इन सबके जरिए बीजेपी और सत्ताधारी दल के नेता उमर खालिद को न सिर्फ दिल्ली दंगे का साजिश करता कहते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। 1978 में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद उर्फ बलिया केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मगर उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है और यूएपीए का सेक्शन 43D5 बेल को और मुश्किल बनाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि बिना ट्रायल के ज्यादा लंबे समय तक जेल में रहना यूएपीए में भी जमानत देने का आधार बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी, मगर उमर खालिद के मामले में कहा कि वो बाकी आरोपियों की तरह नहीं है। उमर खालिद के केस में कई बार जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किए हैं। आलोचना भी हुई है कि ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया है कि जो शख्स दंगे के दौरान दिल्ली में था ही नहीं, वो दंगे की साजिश करने वाला कैसे बन गया। इस सबके बीच सवाल उठता है उस एक शख्स पर जो कभी उमर खालिद का साथी, दोस्त माना जाता था। वो नाम है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए।
इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े दिल्ली में, वो भी हार गए। इस दौरान जब जब बात उमर खालिद की आती है तब बात आती है कन्हैया कुमार की, और उनसे गाहे बगाहे पूछ ही लिया जाता है कि उमर के बारे में क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। अक्सर वो इस सवाल पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। हाल ही में उमर के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस पर एक बयान दिया। कहा, यह स्पष्ट है कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद जेएनयू में सहपाठी थे और 2016 की एफआईआर में दोनों को आरोपी बनाया गया था। इसके बावजूद कन्हैया कुमार इस पूरे मामले से खुद को दूर रख रहे हैं। ये काफी अजीब लगता है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उनके पैरों में बेड़ियां बन गई हैं और इसके बारे में कुछ खास किया नहीं जा सकता। ये थी सैयद उमर खालिद की जिंदगी की कहानी, जो दिल्ली के जामिया नगर के एक घर से शुरू हुई और डीयू जेएनयू से गुजरती हुई तिहाड़ जेल पहुंची है, जहां उमर खालिद कैदी नंबर 626710 हैं। आपकी इस पूरे वीडियो पर उमर खालिद के केस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था मेरे साथी शिवम ने। मेरा नाम है सत्यम। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।